ओके भाई लोग, देखो गवर्नेंस वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये आप क्या कर रहे हो, गवर्नेंस पढ़ा रहे हो क्या आईसीडी में? ना मुन्ना ना, ये मैं चेंज करता हूं। रुको, देखो लाइव बैच में चेंज किया भाई, लाइव बैच में इसका अलग से एक लाइक बनता है। अरे गधो, आ गई क्या सब लोग लाइव? दिख रहे हो क्या? मैंने चेंज किया ना कुछ तो। अरे चेंज हुआ कि नहीं? वो आरसीडी दिख रहा है कि नहीं, कि गवर्नेंस से दिख रहा है अभी भी? कमेंट करो भाई, मुझे पता चले। नहीं आरसीडी तो दिख रहा है अभी यहाँ पे। कृतिका, रिद्धि जी, जय माता दी बोल रहे सब लोग। बहुत बारी, हाँ दिख रहा है ना आरसीडी अब आरसीडी दिख रहा है भाई। कैसे हो गधो? उत्कर्ष, अरे गवर्नेंस ने आरसीडी दिख रहा है, हो गया चेंज, देख चेंज कर दिया भाई। हालांकि वो लेक्चर नंबर 5 है, बट फिर भी मैं अभी लेक्चर नंबर 4 का ही वहां पे रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये शोशा आपने को नहीं करना है। चलो दोस्तों 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 दोस्तों, हम लोगों ने कल के सेशन में क्या पढ़ा था? सबको याद है क्या? कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था? यस यस यस, कैन यू टेल मी, कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था? बोलो गधो, कल के सेशन में क्या पढ़ा था? कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी, जो हमारा चैप्टर का टाइटल है, उसका हम लोगों ने मीनिंग देखा था। शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो देखे थे, और शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर क्या सॉल्यूशंस है वो हमने कल समझे थे। शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर शॉर्ट नोट कैसे आ सकता है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बताकर आंसर लिख कर दिया था, और उसका कंक्लूजन बताया था। वो कंक्लूजन नथिंग बट पूरे शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का हम कैसे पूरा सिनॉप्सिस था। फिर हमने उस शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी के बाद हमने मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में देखा था। मेजॉरिटी पावर्स और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर भी मैंने आपको ये बताया था कि जो मेजॉरिटी के पास पावर्स है, द पावर्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस कितने हैं? 2 लिमिटेशंस है। और माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है एज पर कंपनीज एक्ट, ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एज पर स्टैट्यूट्स, ये हमने डिस्कस किया था। देन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी राइट्स के बाद कल हमने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस देखा था। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बॉटल। रिश्ता वही, सोच नहीं, ध्यान रखना, रिश्ता वही, सोच नहीं। कोई स्टूडेंट बोलता है एग्जाम में, अरे सर ने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पढ़ाया था, ये तो रूल ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बॉटल पूछ लिया। दोनों का आंसर सेम ही है। मैंने कल आपको इसका आंसर भी लिख कर दिया था 5 पॉइंट्स में, और उसके बाद उसका कंक्लूजन लिख कर दिया था। याद करना, कल के सेशन में ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, आपको एग्जैक्टली ये 5 पॉइंट में लिख कर दिए थे, जिसमें कंक्लूजन भी लिख कर दिया था। और फिर कल मैंने आपको कहा था कि आपको घर में वो केस लॉज जो है वो पढ़ने हैं। फॉर्स से हार्बॉटल के जो हम कहते हैं ना एडवांटेजेस है उस रूल के, वो आज हम समझेंगे। हमने फॉर्स से हार्बॉटल का रूल फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है वो आज हम देखेंगे, और एक्सेप्शंस टू द रूल इन फॉर्स हार्बॉटल का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। मतलब हमारा अगला लेक्चर जो होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमारा अगले लेक्चर में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा। अगले लेक्चर में हमारा जब फर्स्ट चैप्टर एंड होगा, मैं जैसे करता हूं हर वक्त
फर्स्ट चैप्टर जैसे एंड होगा, हम लोग अभी तक जो 3 एग्जाम्स हुए, तीनों एग्जाम में इस फर्स्ट चैप्टर को लेकर जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए वो भी हम तुरंत डिस्कस करेंगे, ताकि हमें उन केस स्टडीज का आंसर लिखने का तरीका भी देखना है। मतलब हम जैसे फर्स्ट चैप्टर एंड होगा, तीनों पेपर्स के केस स्टडीज जो इस फर्स्ट चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे, और मैं आंसर्स आपको बताऊंगा कैसे लिखने केस स्टडी में। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई प्रिज्यूम सब लोग मेरे साथ फिजिकली मेंटली दोनों हैं। एक बार सब लोग जय माता दी बोल दो, जय माता दी। मेरे सामने यहां पर फेस टू फेस में 2 स्टूडेंट बैठे हैं, तुम लोग भी बोलो जय माता दी। यस, आप भी अगर फेस टू फेस में आना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, पुणे के अंदर जो स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि धीरे धीरे अब जैसे खुल जाएगा लॉकडाउन तो फेस टू फेस लेक्चर्स में मैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करूंगा। अभी कुछ 4-5 स्टूडेंट ही मेरे सामने फेस टू फेस में अलाउड है, तो मैं अभी 2 ही स्टूडेंट रख रहा हूं और 2-3 स्टूडेंट ज्वाइन होने वाले हैं। तो जो लोग पुणे में हैं वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं, अगर आप होशियार रहे तो आपको बुलाऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्रोफेशनल में हो मतलब होशियार हो, डोंट वरी। ऐसे मजाक कर रहा हूं, सो बोलते सर आप हमको ऐसा गिनो मत, हम होशियारी है। कुछ स्टूडेंट ज्यादा होशियार होते हैं ना, इसलिए नहीं बुलाता, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो दोस्तों हमारा जो फॉस हार्बोटल का केस है जो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, अब वही केस का सिनॉप्सिस मैं यहां पर पहले मार्क कर रहा हूं, और एग्जैक्टली जो मैं मार्क कर रहा हूं वो आपको आपके नोटबुक में मार्क करना है, ताकि आपको घर में उतना ही पढ़ना है। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे फॉस और टॉल्टन जो शेयर होल्डर्स थे, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर्स के ऊपर कंप्लेंट किया था, केस किया था कि इन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने कोर्ट को कहा कि जो भी कंपनी का डैमेजेस है ये इनसे रिकवर किया जाए। तो कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वाकई में अगर डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर से कंपनी का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, द राइट पर्सन टू कंप्लेन इज द कंपनी इटसेल्फ। तो ऐसा क्यों कहा? बिकॉज रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहता है कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इनटू दोज डिसीजंस और दोज powers which come within the internal administration of the majority or the board of directors। तो यहां पर फॉस हार्बोटल का जो केस है मैं क्विकली मार्क कर रहा हूं, मेरे साथ आप लोग मार्क करोगे। सबसे पहले वहां पर वो 2 शेयरहोल्डर्स फॉस एंड टॉल्टन, हम कहेंगे ब्रॉट एन एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स। कितने शेयरहोल्डर्स थे? 2। एंड ऑल अदर शेयरहोल्डर्स, बाकी सबके बिहाफ पर भी हम रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कह रहे थे, अगेंस्ट द डायरेक्टर्स एंड सॉलिसिटर ऑफ कंपनी। और उनका इल्जाम क्या था? alleging that by their concerted and illegal transactions they had caused the company's property to be lost to the company। ये उनका कहना था। It was also alleged that there was no qualified board। उनका और एक कहना था कि बोर्ड क्वालिफाइड नहीं था। Foss and Thornton claimed damages to be paid by the defendants to the company। उनका कहना था जो भी कंपनी का नुकसान हुआ है अब उन्हें क्या करना है? कंपनी को पे करना है। कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। It was held by the court, हाईलाइट करो, it was held by the court that inverted commas में the action could not be brought by the minority shareholders although there was nothing to prevent the company itself acting to the majority of its shareholders bringing action। भैया कोर्ट ने कहा ये एक्शन तो कंपनी भी ले सकती थी मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स के थ्रू, तो ये एक्शन माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को अधिकार नहीं देता है लेने के। एक्शन could not be brought by the minority shareholders। The wrong done to the company was not which could be ratified by the majority। कोर्ट का कहना था जो गलत हुआ है ये गलत कंपनी के मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स कभी रेटिफाई नहीं करेंगे, तो इसलिए ये एक्शन कंपनी के मेजॉरिटी को लेना है। The company that is the majority, underline करना, the company that is the majority is the proper plaintiff for the wrong done to the company, so the majority of members are competent to decide whether to commence proceedings against the director। कोर्ट का कहना था इसमें सही पर्सन टू टेक एक्शन वाज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। और यहां पर हम कहते हैं फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में वो लैंडमार्क जजमेंट आ गया कि मेजॉरिटी हैज, बोलो, पावर्स ओवर माइनॉरिटी। मेजॉरिटीज डिसीजंस विल बी बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी, ये फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में कहा गया। और आगे दिया द रीजन फॉर द रूल वेयर नाइसली स्टेटेड इन डिफरेंट केस, मैकडॉल वर्सेस गार्डनर। और वो रीजन उन्होंने जो नीचे दिया है वो हम सिर्फ पढ़ेंगे बिकॉज ये फॉस वर्सेस हार्बोटल का रूल नहीं है, ये मैकडॉगल वर्सेस गार्डनर का जजमेंट है जो कोर्ट ने कहा था, हम सिर्फ पढ़ेंगे। इफ द थिंग कंप्लेंट ऑफ is a thing
which in substance the majority of company are entitled to do, or if something has been done irregularly, which the majority of the company are entitled to do regularly, or if something has been done illegally, which the majority of the company are entitled to do legally. ये important है. There can be no use in having litigation about it. The ultimate end of which is only that a meeting has to be called. A meeting has to be called, and yes, and then the ultimately the majority gets its wishes. In short, इस जजमेंट का मेन समरी ये था कि भैया जो मेजोरिटी की मर्जी होगी, जो मेजोरिटी की इच्छा होगी, वैसे ही लिटिगेशन होगा, वैसे ही सूट होगा. अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर देते हैं. सर आपने ये बता दिया फॉर्सेस हार्बोटल, बहुत अच्छा लगा सर सुन के कि भैया मेजोरिटी के डिस्टेंस या माइनॉरिटी पर बाइंडिंग है, बहुत सही. बट फिर सर ऐसा क्यों, माइनॉरिटी क्यों कंप्लेंट नहीं कर सकते? हमने कहा है माइनॉरिटी कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कहा है. देखो, जब माइनॉरिटी के खुद के साथ फ्रॉड हो रहा है, जब कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है, जब कोई रॉन्ग एक्शन हो रहा है मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया है, तब माइनॉरिटी जरूर कंप्लेंट कर सकता है. बट जो रूटीन है, जो रूटीन डिसीजंस है, जो डे टू डे मैटर्स है कंपनी के, और ऐसे मसलों में अगर माइनॉरिटी टांग अड़ाएंगे तो आप सोचो, माइनॉरिटी शोल्डर्स अगर किसी कंपनी में है, मान लो 15,000 माइनॉरिटी शोल्डर है, हर एक के पास एक एक शेयर है, और माइनॉरिटी शोल्डर्स की कंप्लेंट अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट की होती, जस्ट इमेजिन करो, हर एक माइनॉरिटी शोल्डर को कंप्लेंट करने का अधिकार है, सबने कंप्लेंट कर दिया तो कोर्ट में अननेसेसरली क्या होगी, कंपनी के खिलाफ कोर्ट में लिटिगेशन आएंगे. इसलिए कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शोल्डर्स के कंप्लेंट करने का या सूट फाइल करने के पावर को रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी था कि भैया कोर्ट में वही कंप्लेंट्स आए जो जीनियन है, और माइनॉरिटी के लिटिगेशन से कंपनी अपने बिजनेस से फोकस ना हटाए. इसलिए ये रूल ऑफ फॉर्सेस हार्बोटल आया. तो हमें इस रूल ऑफ फॉर्सेस हार्बोटल का जो मेन एडवांटेज है वो देखना है. पहले हम एडवांटेज में आएंगे, हम बाकी के केस स्टडीज में बाद में आएंगे. रूल ऑफ फॉर्सेस हार्बोटल के एडवांटेजेस में जो कोर्ट ने वो रूल पास किया था, उसका मेन एडवांटेज ये था, हमें उस रूल से एक फायदा ये मिला, हमें ये समझने लगा कि हम कहने लगे यस, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी. मतलब कंपनी के मेंबर्स अलग है एंड कंपनी अलग है. अगर कुछ मेंबर्स कंपनी के खिलाफ, कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ सूट फाइल करना चाहते हैं तो कोर्ट ने बोला नहीं चलेगा, सूट फाइल करना है तो कंपनी को करना है. कंपनी मतलब कौन? मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स. ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं कंपनी मस्ट फाइल मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स मस्ट फाइल, तो हम कहते हैं कंपनी को सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस इस फॉर्स हार्बोटल से मिला. दूसरा, फॉर्स हार्बोटल ने यह भी कहा, कितना भी कहा, तो राइट ऑफ मेजॉरिटी शुड बी प्रिजर्व्ड. भैया जिसके पास ताकत है, हम कहते हैं उसके पास ही पावर होना चाहिए. मतलब जिसके पास, हम कहते हैं यहां पर वोटिंग पावर ज्यादा है, जिसके पास शेयर ज्यादा है, उसी के पास डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए. अगर हम कहेंगे बहुत सिंपल डे टू डे लाइफ से रिलेट करें तो गवर्नमेंट में भी, अगर हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज है. तो भैया जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है उनका प्राइम मिनिस्टर ना होते हुए अपोजिशन लीडर का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कल को राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. सेम वे वो कहते हैं कि भैया मेजॉरिटी के पावर्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. तो मेजॉरिटी का जो राइट है उसके राइट्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. ये भी फॉर्सेस हार्बोटल का एडवांटेज है. अरे बोलो, मेजॉरिटी के विशेष प्रिवेल होंगे. थर्ड एडवांटेज जो मैंने कहा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट्स अवॉइडेड. मतलब क्या भैया, एक माइनॉरिटी शोल्डर ने सूट फाइल किया, अगर अलाउ किया होता फिर दूसरा फाइल करता, फिर तीसरा फाइल करता, तो फॉर्सेस हार्बोटल ने माइनॉरिटी के सूट को एक्सेप्ट ना करके जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल मतलब क्या, मीनिंगलेस वर्थलेस सूट्स अवॉइड कर दिए. क्या दिया उसमें, पढ़ो ना, जस्ट वो पॉइंट पढ़ो. क्लियरली इफ एवरी इंडिविजुअल मेंबर वेर परमिटेड टू sue anyone who has injured the company through a breach of duty, there could be as many suits as there are shareholders. Legal proceedings will never cease, कभी रुकेंगे नहीं, and there will be enormous wastage of time and money. इसलिए भी फॉर्सेस हार्बोटल बहुत फायदेमंद था. हम एडवांटेज देख रहे, लर्न नहीं कर रहे. अच्छा, सर ने कहा था
फॉस हार्बोडल का मेन फायदा यह था, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स को सेपरेट माना गया, मतलब कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी मानने लगे, ये पहला एडवांटेज। दूसरा, भैया मेजोरिटी के विशेष को प्रिवेल करना बहुत जरूरी, मेजोरिटी के राइट्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था, ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा, जो मल्टीपल फ्यूटाइल सूट्स है उनको अवॉइड करना बहुत जरूरी था, ये तीसरा एडवांटेज है। एंड चौथा एडवांटेज, लिटिगेशन एट सूट ऑफ माइनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजोरिटी डज नॉट विश इट। इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना, ये जो चौथा है, देखो आप सबको पता है सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि जो भी कंपनी के डे टू डे डिसीजंस है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कंपनी के बोर्ड शेयर होल्डर्स के मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ पास कर सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करना, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई फैसला लिया है, उस फैसले से कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स खुश नहीं है, तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उस फैसले को खिलाफ कोर्ट में चले गए, उन्होंने सूट फाइल कर दिया। बट बाद में जब शेयरहोल्डर्स की मीटिंग हुई, शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने डायरेक्टर्स के उस फैसले को रैटिफाई कर दिया, कंसेंट दे दिया। तो भैया जिस फैसले को लेकर कुछ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स कोर्ट में गए थे, उस फैसले को कंपनी के मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने रैटिफाई कर दिया, कंसेंट दे दिया, तो फिर ये जो सूट फाइल किया था माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने, इस सूट का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिकॉज हम कहते हैं ये सूट जो कोर्ट में गया, इस सूट को कोर्ट में जाने के बाद मेजॉरिटी ने अगर उस फैसले को रैटिफाई कर दिया तो कोर्ट का सूट मीनिंगलेस होगा, मतलब कोर्ट का वक्त बर्बाद होगा, इसमें कोर्ट का वक्त बर्बाद होगा। जितना समय कोर्ट का कीमती है, आप सबको पता है कोर्ट में ऑलरेडी लिटिगेशन पेंडिंग है। तो ये पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ो। इफ द इरेगुलरिटी कंप्लेंट ऑफ इज वन विच कैन बी, बोलो, subsequently ratified by majority, subsequently ratified by majority, it is futile, meaningless to have litigation about it except with the consent of majority in a general meeting। भैया अगर litigation फाइल करना है तो किसको फाइल करना है, मेजोरिटी को फाइल करना है, ये हमें समझ रहा है। अरे बोलो भाई, वही मैकडॉल वर्सेस गार्डियन का पॉइंट दिया है, द आर्टिकल्स एम्पावर्ड द चेयरमैन विद द कंसेंट ऑफ मीटिंग। देखो ये केस है, अगेन ये केस स्टडी में आ सकता है, मैंने पहले कहा जहां पे केस आ सकती है मैं आपको बताऊंगा, ये PFQ है, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द आर्टिकल्स एम्पावर्ड द चेयरमैन विद द कंसेंट ऑफ मीटिंग टू एडजर्न अ मीटिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर टेकिंग अ पोल इफ डिमांडेड बाय शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी का आर्टिकल्स चेयरमैन को ये पावर दे रहा था कि वो मीटिंग में प्रेजेंट जितने भी मेंबर्स है उनके कंसेंट से मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए पोल भी डिमांड कर सकता है। शेयर होल्डर्स ने डिमांड किया तो पोल भी कंडक्ट कर सकता है। तो चेयरमैन को 2 पावर्स दिए गए, मीटिंग को एडजर्न करना एंड डिमांड करने पर पोल कंडक्ट करना। सब लोग है, तो एडजर्नमेंट वाज मूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द चेयरमैन टू बी कैरिड। चेयरमैन ने मीटिंग को एडजर्न कर दिया और पोल वाज देन डिमांडेड। चेयरमैन ने पोल को रिफ्यूज कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना, चेयरमैन के पास 2 पावर्स थे, एक पावर था मीटिंग को एडजर्न करना और दूसरा पावर था पोल डिमांड करने पर पोल कंडक्ट करना। बट पोल कंडक्ट करना है कि नहीं करना है, किसका फैसला होना चाहिए, चेयरमैन का। तो चेयरमैन के पास 2 पावर थे, एक तो मीटिंग को एडजर्न करना, दूसरा पोल लेना है कि नहीं लेना है। उसने मीटिंग को एडजर्न कर लिया सबके कंसेंट से, बट जब पोल कुछ मेंबर्स ने डिमांड किया, चेयरमैन ने पोल को रिफ्यूज कर दिया। तो हुआ क्या, अ शेयरहोल्डर ब्रॉट एन एक्शन, अ शेयरहोल्डर ब्रॉट एन एक्शन फॉर अ डिक्लेरेशन दैट चेयरमैन्स कंडक्ट वाज इलीगल। एक शेयरहोल्डर का कहना था हमने जब पोल डिमांड किया चेयरमैन का कंडक्ट इलीगल हुआ, उसने पोल लिया नहीं। Held the action could not be brought by the shareholder. If the chairman was wrong, the company alone could sue. तो अगर वाकई में चेयरमैन का एक्शन गलत था तो ऐसे केस में वो एक शेयरहोल्डर चेयरमैन को स्यू नहीं कर सकता है। वो चेयरमैन के खिलाफ एक्शन लेने का राइट किसको है, कंपनी को है, मतलब मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स को है। तो अगर मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने पोल डिमांड किया था और चेयरमैन ने रिफ्यूज किया है, तो उस केस में चेयरमैन के खिलाफ एक्शन मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स लेने चाहिए, ना कि एक शेयरहोल्डर अकेला लेगा। तो इसलिए कोर्ट ने यहां पर एक्शन क्यों रिफ्यूज किया, बिकॉज एक शेयरहोल्डर कोर्ट के अंदर गया। ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर जब केस स्टडी आता है ना, स्टूडेंट बोलते हैं यार गलत है, उस शेयरहोल्डर ने पोल रिफ्यूज कर दिया तो चेयरमैन का ड्यूटी था पोल लेना। भैया चेयरमैन का ड्यूटी था पोल लेना, उसने गलत काम किया, उसने रिफ्यूज कर दिया, तो चेयरमैन के खिलाफ एक्शन कौन लेना चाहिए था, कंपनी ने, ना कि एक शेयरहोल्डर ने। तो रिफ्यूज क्यों हुआ, बिकॉज अ शेयरहोल्डर ब्रॉट एन एक्शन, इसलिए रिफ्यूज हुआ। क्योंकि वो हेडिंग है ना 4th का, लिटिगेशन एट सूट ऑफ अ माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी में था ना, फ्यूटाइल है, मीनिंगलेस है। इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट, अगर मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स पोल के रिफ्यूजल के खिलाफ नहीं है तो एक शेयरहोल्डर अकेला थोड़ी चैलेंज कर सकता। वन शेयरहोल्डर अलोन कैन नॉट चैलेंज इट।
अरे सबको समझा है क्या? 4 एडवांटेजेस, जिसमें चौथा एडवांटेज कहता है लिटिगेशन एट सूट ऑफ माइनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट। चौथे एडवांटेज को आप थर्ड एडवांटेज के साथ कंपेयर करो। थर्ड में हम कहते हैं मल्टीपल सूट्स अवॉइड हो रहे, और चौथा कहता है जो मेजॉरिटी की इच्छा नहीं है ऐसे सूट को माइनॉरिटी फाइल नहीं कर सकता। चौथा एडवांटेज कहता है जिस सूट को फाइल करने की मेजॉरिटी की इच्छा नहीं है वो सूट माइनॉरिटी फाइल नहीं कर सकते। तो 4 एडवांटेजेस है। यस सर निखिल ने बोला है, अच्छा रिद्धि ने बोला यस सर, प्रियदर्शनी बोल रही है यस सर, यहां पर जो 2 स्टूडेंट है वो कुछ नहीं बोल रहे, अच्छा वो भी यस सर बोल रहे, वेरी गुड। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ध्यान रखना, जब मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ध्यान सुनो, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, क्या आ गया? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो कल के जो हमने 5 पॉइंट लिखे थे, कल के जो हमने 5 पॉइंट लिखे थे उतना ही लिखना है, दोबारा मत पूछना सर आपने बोला हुआ समझा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पर क्वेश्चन आया, कल के हमारे 5 पॉइंट ही लिखने जो हमने लिखे। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया शॉर्ट नोट ऑन रूल ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बोटल, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया शॉर्ट नोट ऑन रूल ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बोटल, वहां पर वो 5 पॉइंट लिखने हैं और उसके नीचे ये 4 एडवांटेजेस मेंशन करने हैं, बिकॉज ये 4 एडवांटेजेस भी फोर्स वर्सेस हार्बोटल के रूल के तहत आए। ध्यान रखना, क्वेश्चन भले ही सेम है, आंसर थोड़ा डिफर हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस आएगा तो कल के 5 पॉइंट, और रूल ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बोटल आएगा तो कल के 5 पॉइंट के अलावा आज के 4 एडवांटेजेस भी आएंगे, आज के 4 एडवांटेजेस भी आएंगे। तो चारों एडवांटेज मैंने समझा दिए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको, मॉड्यूल आपके सामने है, किसी को कोई एडवांटेज नहीं समझा तो मुझे पूछ लो, फिर मैं बाकी केसेस में जाना चाहूंगा। किसी को कुछ नहीं समझा तो पूछ लो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर क्लियर है कुछ थम्स अप, कुछ स्माइली, आप आगे बढ़ो, ए बी कुछ तो करो। गदो नो डाउट, डाउट तो नहीं है मुझे पता है, रिद्धि डाउट नहीं मुझे भी पता है, ऑल क्लियर, वेरी गुड, आप आगे बढ़ो, वेरी गुड, विल मूव अहेड। मैंने आपको कहा अभी तक हमने लैंडमार्क जजमेंट देखा है फॉस वर्सेस हार्बोटल, और अभी मैंने आपको दूसरा जजमेंट मैकडोगल वर्सेस गार्डिनर का बताया। बट ये केस लॉ लर्न नहीं करना है, मैकडोगल वर्सेस गार्डिनर, उसका जो सिर्फ चेयरमैन का जो केस था वो दिमाग में रखना है कि भैया चेयरमैन को 2 पावर्स थे, उसमें से एक पावर उसने जो था पोल डिमांड किया तो उसने रिफ्यूज कर दिया, तो एक शेयर होल्डर ने एक्शन लिया, गलत है, वो एक शेयर होल्डर एक्शन नहीं ले सकता, एक्शन लेने का राइट किसको है? मेजॉरिटी को है, इसलिए वो एक्शन इनवैलिड है। अब दोस्तों हमारे सेकेंड लैंडमार्क केस पर आते, प्रीवियस पेज पर, जो कल मैंने आपको कहा था आपको पढ़ना है, और वो है राजामुंड्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव। दोस्तों ये केस का रेफरेंस जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, जब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा उस वक्त भी इस केस का रेफरेंस आने वाला है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूं यहां पर इस केस का क्या महत्व है। इट इज द सेकंड लैंडमार्क जजमेंट। चैप्टर के एंड में आपको लिख के लेने कौन से लैंडमार्क जजमेंट में होता है, एक तो फॉस वर्सेस हार्बोटल, दूसरा राजामुंड्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जजमेंट है। अब ये जजमेंट क्या है सुन लो, पहले समझ लेते फिर पढ़ते। मुझे आप बोलो पहले, वो केस पढ़ने से पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हमने फॉस वर्सेस हार्बोटल पढ़ लिया, मुझे आप लोग कमेंट करके बोलोगे अगर कंपनी में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई फैसला लेते, बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला लेते, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उस फैसले को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उस फैसले को मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स का भी कंसेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो फैसला लिया है उसको मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने भी कंसेंट दिया है, बट कुछ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स उस फैसले से खुश नहीं है, तो क्या वो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस फैसले को लेकर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल है आप सबको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला लिया है, जिस फैसले को मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने भी कंसेंट दे दिया है जनरल मीटिंग में, पहले बोर्ड मीटिंग में हुआ फिर जनरल मीटिंग में हुआ, बोर्ड मीटिंग में भी कंसेंट आ गया, जनरल मीटिंग में भी कंसेंट आ गया। अब कुछ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स
इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए वो कोर्ट में गए। तो कोर्ट ने राजामुंड्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव में क्या कहा वो हमें देखना है। You'll get to know। क्या दिया, मार्क करो। आपका फैसला मुझे समझ में आया क्या होगा ना ना, वहां का केस नहीं चाहिए मुझे, आपका थॉट क्या है, क्या वो इंटरफेयर कर सकते हैं? स्टूडेंट ने दिया नो प्रोवाइड इट इज इंट्रावायरस, करेक्ट। अगर मतलब क्या आपको समझना है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते जो इंट्रावायरस है। ये तो कल हमने देखा था, मेजॉरिटी के फैसले जो इंट्रावायरस है उसमें माइनॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यही तो राजामुंडी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कोर्ट ने कहा था। तो आप अंडरलाइन कर रहे हैं मेरे साथ, द कोर्ट विल नॉट इन जनरल इंटरवीन in the matters of internal administration and will not interfere with the management of company by its directors so long as they are acting within the powers conferred on them under articles. That's it. Moreover, if the directors are supported by majority, the minority in general do nothing about it. मतलब कोई फैसला बोर्ड मीटिंग में और जनरल मीटिंग में लिया गया है और वो इंट्रावायरस है, तो उस फैसले को माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स चैलेंज नहीं कर सकते। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, अगर वो फैसला अल्ट्रावायरस है तो उस केस में चैलेंज हो सकता है, और वही हमारे एक्सेप्शन में आएगा। ध्यान रखना, मैं आपको एक्सेप्शन की तैयारी अभी से कर रहा हूं। फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में एक्सेप्शन क्या आएगा हमें इससे समझ आया, अगर वो अल्ट्रावायरस होगा तो वहां पे चैलेंज होगा। एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे वो सिर्फ औपचारिकता होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम द अबव इट फॉलोज दैट then a company being a separate legal person from members who compose it, the company is the proper person to bring an action। ये ऑलरेडी देखा हमने। ये थर्ड केस भले लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, बट ये थर्ड केस अगेन एमसीक्यू पॉइंट, सॉरी केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ये जो केस है पाउलीदास वर्सेस जेनसेन, एग्जाम में आपने ये नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा। अगेन मैं बता रहा हूं, दो ही लैंडमार्क जजमेंट अभी तक, कौन सा है? फॉस हार्बोटल एंड राजामुंडी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का। ये पाउलीदास वर्सेस जेनसेन याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो भूल जाओ। ये केस क्या था पहले समझ लो, पहले समझ लो मैं जो बता रहा हूं, फिर हम पढ़ते हैं। इस केस में कंपनी के माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स का इल्जाम था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने कंपनी की जो असेट है उस असेट की कीमत जो थी वो एक्चुअली 10 लाख पाउंड थी। कितनी थी? 10 लाख पाउंड। और उस असेट को डायरेक्टर्स ने निग्लिजेंटली, केयरलेसली 82,000 पाउंड में बेच दिया। कंपनी के माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स का कहना था 10 लाख पाउंड की असेट 82,000 पाउंड में बेच दी गई। इसमें कंपनी का नुकसान हुआ, तो जो भी नुकसान हुआ कंपनी के डायरेक्टर से ये रिकवर किया जाए, इसको लेकर कंप्लेंट फाइल किया माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने। कोर्ट ने कहा अगर वाकई में 10 लाख पाउंड की असेट थी और 82,000 पाउंड में बेची गई है, तो इसमें जितना माइनॉरिटी का नुकसान हुआ है उतना मेजॉरिटी का हुआ है। तो यहां पर द राइट पर्सन टू फाइल द सूट इज मेजॉरिटी एंड नॉट द माइनॉरिटी, तो दैट इज द कंपनी। वही जजमेंट है, पढ़ लो मेरे साथ, मार्क करना। A minority shareholder brought an action for damages against 3 directors and against the company itself on the ground that they have been negligent in selling a mine owned by company for 82,000 whereas its real value was pound 10 lakhs। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? It was held that inverted commas में the action was not maintainable। The judge observed it was open to the company on the resolution of majority of shareholders to sell the mine at a price decided by company in that manner, and it was open to the company by vote of majority to decide that if the directors by the negligence or error of judgment has sold the company's mine at an undervalue proceeding should not be taken against the director। मतलब क्या? ये फैसला कि भैया माइन बेचना है ये कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में लेना था, किस दाम में बेचना है ये भी शेयरहोल्डर्स को डिसाइड करना था। तो ऐसे केस में वो असेट क्या दिया है, अगर कम कीमत में बेची है तो हु इज द राइट पर्सन टू फाइल द सूट? द मेजॉरिटी, दैट इज द कंपनी इटसेल्फ। वो वर्डिंग्स पर मत जाना, वहां पर वर्डिंग्स क्लियर नहीं है, अक्सर स्टूडेंट वर्डिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द जिस्ट, द समरी ऑफ इट। समरी इज भैया माइनॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगा बिकॉज अगेन ये इंटरनल है, इंट्रावायरस है। समरी क्या है? ये इंट्रावायरस है, विद इन द पावर्स है, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। अरे बोलो भाई, परफेक्ट है। अगेन आगे एडवर्ड्स वर्सेस हलीवेल का रूल दिया है, क्या दिया पढ़ दो। द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल कम्स टू नो मोर देन दिस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अच्छे से दिया उन्होंने। फर्स्ट,
The proper plaintiff in respect of wrong alleged to be done to the company is prima facie the company itself. कल को आपको रूल ऑफ फॉर्स हार्बोटल लिखना है तो ये जो पॉइंट्स यहां पर बहुत काम में आएंगे. पहला पॉइंट रूल ऑफ फॉर्स और हार्बोटल में लिखना है द प्रॉपर प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग अलेज्ड टू बी डन टू कंपनी इज प्राइमा फेसी द कंपनी इटसेल्फ. ये फॉर्स हार्बोटल का पहला रूल है. दूसरा रूल सेकेंडली वेयर द अलेज्ड रॉन्ग is a transaction which might be made binding on the company by a simple majority of members. No individual member is allowed to maintain an action in respect of that matter for the simple reason that if a mere majority of members of company is in favor of what has been done, then it cannot be questioned. मतलब credit cogito. सेकेंड रूल है इंडिविजुअल मेंबर चैलेंज नहीं कर सकता वो एक्शन को जहां पर मेजोरिटी उसे एक्सेप्ट करते. और बोलो उसी को दिया. इफ ऑन द अदर हैंड अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स is against what has been done, then there is no valid reason why the company itself should not sue. तो what is the second rule? इंडिविजुअल मेंबर एक्शन नहीं ले सकता है उसके अगेंस्ट जहां पर मेजोरिटी उसके फेवर में है. तो फॉर्स हार्बोटल के दो रूल है. पहला रूल प्रॉपर प्लेंटिफ द कंपनी एंड दूसरा रूल इंडिविजुअल मेंबर स्यू नहीं कर सकता जहां पर मेजोरिटी मेंबर्स उसके फेवर में है. अगर आपको कोई पूछे फॉर्स वर्सेस हार्बोटल के दो मेन रूल्स कौन से हैं, दो मेन रूल्स, तो ये दो मेन रूल्स है. मैं चाहूंगा इसको हमारे आंसर में हम लिखेंगे बाद में. जस्ट दिमाग में रखना कि भैया एडवांटेज ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बोटल जब हम लिखेंगे तो वहां पे ध्यान रखना है फॉर्स वर्सेस हार्बोटल का पहला रूल प्रॉपर प्लेंटिफ इज कंपनी इटसेल्फ एंड नंबर टू only that individual member cannot file an action when the majority of the members are in favor of that particular decision. हो गया. हमने वो केस स्टडीज जो डिस्कस किए इन सारे केसेस का फॉर्स हार्बोटल का, राजामुंडू इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का, पार्लेस वर्सेस जेनसन का, देन वो मैकडॉनल्ड के केस का, सबका एक सिनॉप्सिस समरी क्या निकल के आता है भैया जहां पे इंट्रा वायर्स है वहां पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा. वहां पर अगर एक्शन लेना है तो कंपनी को एक्शन लेना. दैट इज अ समरी, वेरी सिंपल. हे भगवान, तो हमने जो सिनॉप्सिस देखा था इस चैप्टर का, देखो हम कहां तक पहुंचे. हमने कितने पॉइंट्स लिखे थे सिनॉप्सिस में? बोलो जो इधर बैठे है सामने, बोलो कितने पॉइंट्स लिखे थे सिनॉप्सिस में? 7 पॉइंट्स लिखे थे गधो. 7 पॉइंट्स लिखे थे जिसमें हमने पहले शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का मीनिंग देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन देख लिया, मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स देख लिया. कल हमने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस रूल इन फॉर्स हार्बोटल देख लिया. आज हमने उसके केस स्टडीज देख लिए. एडवांटेजेस ऑफ रूल इन फॉर्स हार्बोटल आज देख लिया. अभी हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फॉर्स हार्बोटल इन इंडियन कंटेक्स्ट. जैसे ये देख लेंगे उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 एंड 5 का मैं आपको आंसर लिख के दूंगा. तो कल के सेशन में हमारा पॉइंट नंबर 6 और 7 हो जाएगा. इनफैक्ट पॉइंट नंबर 7 पहले ही हो गया है. पॉइंट नंबर 7 पढ़ लो क्या दिया. आर्टिकल्स ऑफ कंपनी आर द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ शेयरहोल्डर्स. इनडायरेक्टली ये किससे रिलेटेड है? रूल इन फॉर्स हार्बोटल. रिश्ता वही, सोच नहीं. शुरू बोलते हो सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. अभी गधा आउट ऑफ सिलेबस नहीं था. वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ. और यही प्रोफेशनल लेवल में सबसे बड़ी खासियत होती है पेपर सेटर्स की. स्टूडेंट को जब हम कहते हैं लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्टाइज होता है, मतलब क्या? प्रोविजन वही होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा था और स्टूडेंट कंफ्यूज्ड. तो भैया प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस सर ने कहा है, रूल वर्सेस फॉर्स वर्सेस हार्बोटल या फिर आर्टिकल्स ऑफ कंपनी आर द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ शेयरहोल्डर्स. सबका आंसर सेम है. द ओनली पॉइंट इज रूल ऑफ फॉर्स हार्बोटल में सर ने कहा था एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें लिखना है वो पॉइंट नंबर 4 होगा, एडवांटेजेस ऑफ रूल इन फॉर्स हार्बोटल. हम उस पर आएंगे, वो लिखेंगे पॉइंट नंबर 4. उससे पहले आज का 5th पॉइंट, आज का 5th पॉइंट कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ फॉर्स हार्बोटल. दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. मैंने आपको कल पढ़ने के लिए कहा था. कोई है यहां पर ऑनलाइन वर्चुअल में जिसने ये केस पढ़ा है और उसको समझा है? नहीं समझा है ऐसे काफी लोग हैं. जिसको समझा है ऐसा कोई है तो कमेंट करके बोलो मुझे. लेट मी सी योर थॉट. कर सकते हो तो बोलो. तब तक मैं ये फेस टू फेस वालों को पूछता हूं कुछ समझा है क्या आपको? क्या समझा आपको? क्या समझा है? पढ़ा है क्या आपने? तो क्या है केस?
तुम थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर बोल रही हो, स्मॉल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं बट दे फाइनेंस 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स ज्यादा नंबर में होते हैं बट शेयर होल्डिंग कम होती है। अगेन कॉन्ट्रैक्शन, शेयर होल्डर्स ज्यादा नंबर में पर शेयर होल्डिंग कम है ना। मुन्नी ना, तुम थोड़ा दो चीजों को कंफ्यूज कर रही हो। आपको कहना क्या है, कंपनी के अंदर जो इंडियन पर्सपेक्टिव में फॉस एज ए हार्बोटल क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है? पहले एज इट इज फॉस एज ए हार्बोटल क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? नंबर वन, फॉस वर्सेस हार्बोटल कहता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो इंडियन कंटेक्स्ट में हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बहुत कम देखने में मिलते हैं। इंडिया में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बहुत कम होते हैं और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखो सचिन ने कुछ कहा, यस सर, द मेन इंटेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फाइनेंस एंड नॉट टू एक्वायर ओनरशिप और कंट्रोल। ना सचिन ना, जो तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। फॉस एज हार्बोटल कहता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट तभी करेंगे जब वो फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी होगा, जब उनके साथ ऑपरेशन होगा। ये फॉस एज हार्बोटल इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई क्यों नहीं होता है? वो कहते हैं भैया इंडियन कंटेक्स्ट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वैसे भी कम है और जो है वो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भले ही शेयर्स कम होते हैं बट इनका कंपनी के अंदर पैसा काफी लगा है। मतलब वो कंपनी को शेयर्स होल्ड नहीं करते, कंपनी को लोन देते। तो कंपनी ने जब इनसे लोन लिया है, लोन के बदले में इनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर्स दिया है, तो कहीं ना कहीं इनका पैसा कंपनी में लगा है। तो कल को कंपनी अगर कोई फैसला गलत लेते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गलत फैसला लेते हैं, तो उस फैसले में इनको इंटरफेयर करने का राइट देना चाहिए। भले ये माइनॉरिटी है, इनको इंटरफेयर करने का राइट देना चाहिए। फॉस एज हार्बोटल क्या कहता है? माइनॉरिटी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स, बट भले ही माइनॉरिटी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स, ये फॉस एज हार्बोटल कहता है। इंडियन कंटेक्स्ट में ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसलिए आप सबको पता होगा, जो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, वो जब किसी कंपनी को फाइनेंस देते हैं तो वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा उसको अगर उनके फेवर में नहीं होगा तो उसको अपोज कर सके। तो ये फॉस एज ए हार्बोटल का इंडियन कंटेक्स्ट है। क्या लिखा है? जिज्ञासा ने मेजॉरिटी होल्डिंग्स बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर एक्सक्लूडेड। ओके, तो मैंने जो बोला अभी, आई होप सबको समझा है। लेट अस रीड दैट। मैं अगेन कह रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। देखना, प्रोफेशनल में जब लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्टाइज है, यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एग्जीक्यूटिव लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज आपने एग्जीक्यूटिव में फॉस एज हार्बोटल पढ़ा है, बट आपने एग्जीक्यूटिव में फॉस एज हार्बोटल इन इंडियन कंटेक्स्ट नहीं पढ़ा है। तो लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्टाइज है तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो। क्या दिया है? एप्लीकेशन ऑफ फॉस एज हार्बोटल इन इंडियन कंटेक्स्ट, द दिल्ली हाई कोर्ट इन आईसीआईसीआई वर्सेस पारस रामपुरिया सिंथेटिक लिमिटेड एसएसएल held that point number 1, an automatic application of force as a hairbotel to the Indian corporate will be improper. force as a hairbotel के दो रूल है, भूलना नहीं है। रूल नंबर 1, proper plaintiff is company, and rule number 2, minority shareholder cannot file a suit where the majority are in favor. ये दोनों रूल यहां पर गलत होते हैं। ये दोनों रूल यहां पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन इसका इम्प्रॉपर होगा, ये वो कह रहे हैं। ये समझने के लिए हमको फॉस एज हार्बोटल के दो रूल समझना बहुत जरूरी था। आगे, हियर द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर डज नॉट इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बट प्रीडोमिनेंटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडिंग एटलीस्ट 80% ऑफ द फाइनेंस। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये आएगा, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर involves predominantly financial institutions funding at least 80% of the finance। मैंने कैसे स्किप किया? देखो, मैंने लिखा इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व्स, मैंने क्या हाईलाइट किया है? इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व्स predominantly financial institutions funding at least 80% of the finance। It is these financial institutions which provide entire funds for the continuous existence and corporate activities। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 80% ऑफ फाइनेंस में आ गया।
और उसी पॉइंट नंबर 2 को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, दो दे होल्ड ओनली अ स्मॉल पर्सन ऑफ शेयर्स, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हुआ। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व्स predominantly financial institutions funding 80% of the finance, though they hold only a small percent of shares. Point number 3 होगा, it is these financial institutions which have really provided the finance for the company's existence, and therefore to exclude them or to render them voiceless on an application of the principle of force majeure will be unjust and unfair. So 3 पॉइंट में आंसर हो गया। फॉर्स, कल को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसको लेकर ध्यान रखना, स्टूडेंट गलती क्या करते वही बता रहा हूं। क्वेश्चन आएगा रूल ऑफ फॉर्स एज ए हार्बोटल, और आगे लिखा होगा इन इंडियन कंटेक्स्ट, इतना ही लिखेंगे वो, रूल ऑफ फॉर्स एज हार्बोटल इन इंडियन कंटेक्स्ट। सुन लिखते हैं 2 रूल, फॉर्स हार्बोटल का केस लिख देंगे पूरा, फॉर्स टॉर्टन गए कोर्ट में शेयरहोल्डर्स डायरेक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। भाई पूछा क्या है, फॉर्स एज हार्बोटल इन इंडियन कंटेक्स्ट। जब ऐसा पूछेंगे तो पहले क्या लिखना है समझ लो। जब क्वेश्चन आएगा रूल ऑफ फॉर्स एज ए हार्बोटल इन इंडियन कंटेक्स्ट, तुम्हें पहले लिखना है द रूल ऑफ फॉर्स एज ए हार्बोटल वाज द फॉलोइंग 2 रूल्स। रूल नंबर 1, अगेन रिपीट करो, जितनी बार रिपीट करोगे कोई नुकसान नहीं। रूल नंबर 1, the proper plaintiff to bring action or to take action is the company itself. Rule number 2, individual member cannot bring an action where the majority are in favor. ये 2 रूल है। फिर लिखना है पॉइंट नंबर 2 में, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया ए बी, फिर पॉइंट नंबर 2 में the above rule of force as a habital cannot be automatically applied in the Indian corporate sector as it will be improper. ये हमारा पॉइंट नंबर 2। Point number 3, since the Indian corporate sector involves predominantly financial institutions funding at least 80% of the finance, but though they hold only a small percent of shares. Point number 4, these financial institutions have to be really provided the finance, who have provided the finance for company's existence, if excluded and rendered voiceless, it will be unjust and unfair to them. Therefore, the rule of force as a habital as mentioned above cannot be applied automatically in the Indian context. हो गया आंसर। और रेफरेंस दे तो ब्रैकेट में एज हेल्ड इन ICICI वर्सेस पारस रामपुरिया। पारस रामपुरिया, मैंने उसको ब्रेक किया, पारस रामपुरिया। कुछ कुछ भी पढ़ते उसे, इसलिए बोलो पारस रामपुरिया। आई होप इट इज क्लियर। सिंथेटिक लिमिटेड, बोलो भाई, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्स एज ए हार्बोटल, उधर PFQ मार्क करना, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन एग्जाम में प्रोफेशनल पे आने वाला क्वेश्चन है, आता है तो दुआ में याद जरूर रखो। वी हैव डिस्कस दैट। तो अभी आज का डिस्कशन जो हमने कंप्लीट किया, हमारे 7 पॉइंट्स जो इस चैप्टर के, इसमें से हम 6 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। और मुझे आज के सेशन में हमारे कल के डिस्कशन को आगे हम हमारे नोट्स बढ़ाएंगे। मैंने पहले ही कहा है जो मैं लिख के दूंगा बाद में वही पढ़ना है। तो हमने अभी जो कंप्लीट किया है, इट इज लाइक टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर इन द कंपनी। हाँ सचिन, तुम समझना सचिन, जो तुम कह रहे हो वो थोड़ा अलग क्यों है, ध्यान रखना। नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना अलग होता है। नॉमिनी डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है ना, तो कब होता है, मान लो आपने फाइनेंस दिया, अरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, 4 बैंक्स ने मिलकर एक कंपनी को फाइनेंस किया है, चारों का अपना अपना डायरेक्टर है। कंपनी के टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 7 है, 7 में से 4 इनके डायरेक्टर्स है। तो जो 4 नॉमिनी डायरेक्टर्स है और 3 कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स थे, वो 3 प्रमोटर डायरेक्टर और ये 4 डायरेक्टर, जब भी कल को डिसीजन होगा किसकी चलेगी, इन चारों की। तो ये तो मेजॉरिटी में हुए, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर कंपनी के 10 डायरेक्टर्स है, उनमें से 4 नॉमिनी है, तो ये नॉमिनी माइनॉरिटी में है। बट फिर भी इन नॉमिनी का अगर किसी बोर्ड मीटिंग में किसी डिसीजन को लेकर अपोज होगा, तो ये डिसीजन लेते वक्त नोट किया जाएगा। तो कल को डिसीजन लेने के बाद डिसीजन गलत हुआ, तो जिन्होंने फेवर में किया था दे विल बी अकाउंटेबल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेती है वो अकाउंटेबल है। देखो गवर्नेंस भी आ गया इधर, जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेती है वो अकाउंटेबल है, तो जिसने अपोज किया था उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये हमें समझना है। क्लियर है सचिन? सचिन, स्मॉल शेयरहोल्डर्स डायरेक्टर नहीं आएगा, जिज्ञासा यहां पर। स्मॉल शेयरहोल्डर्स डायरेक्टर कंसेप्ट कब आता है, जिस कंपनी में आपने लिस्टेड कंपनी है, 1000 से क्या ज्यादा शेयरहोल्डर्स है, वहां पर स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर आता है ना, वो स्पेसिफिक पॉइंट हुआ, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव। हाँ सचिन ने क्लियर बोल दिया। तो आपके नोटबुक में हेडिंग दो सब लोग। अभी अगला पॉइंट हमारा आएगा आज का, क्या लिखना है बोलो।
आप लिखोगे एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ द रूल इन फॉस वर्सेस हार बॉटल। और जो मैं कह रहा हूं पहले वैसे लिखना। आप लिखोगे पॉइंट नंबर 1, फॉस वर्सेस हार बॉटल केस लेट डाउन द फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट रूल्स डैश करके नंबर 1 या सब क्लॉज ए लिखना। प्रॉपर प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग, प्रॉपर प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग alleged to be done to company is prima facie the company itself, is prima facie the company itself। तो इसमें लिखने के बाद मैं अंडरलाइन करूंगा प्रॉपर प्लेंटिफ in respect of wrong done to company is the company itself। ये हमारा पहला रूल है। देन इसी में बी लिखेंगे वेर वेर कट करो, सॉरी। सेकेंड रूल लिखेंगे नो इंडिविजुअल मेंबर is allowed to maintain an action, to bring an action लिखेंगे, to bring an action in respect of IRO, in respect of that matter, IRO, that matter, if in respect of that matter, if हटा दो, sorry, in respect of that matter where majority of the members are in favor। ये दो रूल है फॉस हार्बोटल के, सिर्फ ये दो रूल है। रूल नंबर 1 देखा है, रूल नंबर 2 नो इंडिविजुअल मेंबर is allowed to bring an action where majority of the members are in favor। तो हमने एडवांटेजेस में पहले रूल लिख लिया और फिर पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा। पॉइंट नंबर 2, द मेन एडवांटेजेस that flow from the above rule, the main advantages that flow from the above rule are डैश करके पॉइंट नंबर 1 रोमन पॉइंट 1 आप लिखोगे। कंपनी is recognized as a separate legal personality from its members। देन सेकेंड रूल लिखेंगे एडवांटेज में। सेकेंड एडवांटेज, राइट्स ऑफ मेजॉरिटी आर
प्रिजर्व्ड। थर्ड एडवांटेज है मल्टीपल एंड फ्यूटाइल सूट्स of minority are avoided। फोर्थ एडवांटेज है litigation at suit of a minority is futile if majority do not या does not wish it। majority does not wish it। in short, जो चौथा एडवांटेज है हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो सेकेंड और थर्ड एडवांटेज का कॉम्बिनेशन है। जो सेकेंड और थर्ड एडवांटेज है वो उसी का कॉम्बिनेशन फोर्थ एडवांटेज है। अरे यस और नो, सब लोग है ना भाई मेरे साथ? यस, जो फोर्थ एडवांटेज है वो सेकेंड और थर्ड एडवांटेज का कॉम्बिनेशन है। यहां पर हमने क्या लिखा है? एडवांटेज लिख दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग दो आपके नोट में, पॉइंट नंबर 6 आएगा, एप्लीकेशन ऑफ Foss versus Harbottle in Indian context। इन इंडियन कंटेक्स्ट यहां पर हमें 4 पॉइंट लिखने। मैंने जो मार्क करके दिए थे आपको 3 पॉइंट, उसके अलावा पहला पॉइंट ये मैं आपके ऊपर टास्क छोड़ रहा हूं। पहला पॉइंट क्या आएगा बोलो मुझे? फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बोलो मुझे? जो दो रूल है, दो हमने एडवांटेजेस में जो रूल लिखे थे दो, वो रूल यहां पर आएंगे। करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा रूल आएगा, मैं यहां पे डैश करता हूं, और पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 साक्षी बोले। साक्षी बेटा ये 6 पॉइंट कैसे है मैं तुम्हें बता रहा हूं, बिकॉज हमने सिनॉप्सिस में, साक्षी हमने सिनॉप्सिस में जो 7th पॉइंट था, 7th पॉइंट वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैंने इसको 6 पॉइंट लिया है। साक्षी ये मैंने 6 पॉइंट क्यों लिया है? सिनॉप्सिस का हमारा जो 7th पॉइंट है, सिनॉप्सिस का 7th पॉइंट है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी आर प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ये ऑलरेडी हमारा ऊपर पॉइंट नंबर 3 में कवर हो गया ना साक्षी। तो इनडायरेक्टली जो पॉइंट नंबर 7 है वो पॉइंट नंबर 3 के साथ आ गया, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट नंबर 6 लिया है। तो हमारा लास्ट पॉइंट 7 एक्सेप्शन तो रूल आएगा। समझा क्या साक्षी? मैंने इसको 6 क्यों लिया? साक्षी ध्यान दे रही है, अच्छी बात है, बट ज्यादा ध्यान मत दे साक्षी बेटा। ओके सर, क्लियर, वेरी गुड। तो भाई इन इंडियन कंटेक्स्ट में पहला पॉइंट हमारे 2 रूल आएंगे, पहला पॉइंट 2 रूल आएंगे। दूसरे पॉइंट में हम कहेंगे इम्प्रॉपर वाला पॉइंट आएगा, मैं लिखता हूं इम्प्रॉपर, ये आप कंप्लीट करोगे, मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूं। दूसरे में इम्प्रॉपर वाला पॉइंट आएगा। तीसरे में 80% फाइनेंस एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर्स वाला पॉइंट आएगा। चौथे में हम कहेंगे टू एक्सक्लूड देम विल बी अनजस्ट एंड फेयर आएगा। अरे बोलो। और 5वां पॉइंट हमारा कंक्लूजन आएगा, जो मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं। कंक्लूजन में हम लिखेंगे 10 the above application of Foss versus Harbottle rule in Indian context दस हटा देना, सॉरी। The above, the application of Foss Harbottle rule in Indian context was
held in Delhi High Court was held in Delhi High Court in ICICI versus Paras Rampuria synthetic Paras Rampuria सिंथेटिक लिमिटेड, एसएसएल को छोड़ दो, सिंथेटिक लिमिटेड। दोस्तों ये हमने कंक्लूजन में क्यों लिखा है समझना आप। सुन बोलते सर इस कंक्लूजन में क्यों लिखा, यूजुअली जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमने वो केस का रेफरेंस कंक्लूजन में इसलिए दिया, पेपर चेकर जब कंक्लूजन देखेगा तो उसे पता चलेगा अच्छा ये जो इंडियन कंटेक्स्ट है आईसीआईसीआई वर्सेस पारस रामपुरिया के केस में तुमने बताया वही तुमने ऊपर एक्सप्लेन किया। आप कंक्लूजन लिखने की जगह शुरू में आपने लिखा कि दिस एप्लीकेशन इंडियन कंटेक्स्ट वाज हेल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट वर्सेस पारस आईसीआईसीआई इन पारस रामपुरिया, तो गलत नहीं है, बट कंक्लूजन देने से आंसर को समराइज भी किया जाता है, प्लस हम ये पेपर चेकर को बता रहे कि इंडिया का कौन सा केस है जिसमें ये रूल ऑफ फोर्सेस हार्बोरल का डिस्कशन हुआ था। 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए, आई होप सबको क्लियर है। मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, कैसे लिखना है एग्जाम में ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूं आरसीडी में स्टूडेंट को मार्क्स इसलिए नहीं मिलते कि वो लिखते नहीं है, इसलिए नहीं मिलते बिकॉज वो प्रॉपर लिखते नहीं है। देखो आप अगर एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ पढ़ के प्रोफेशनल में आए हो तो डेफिनेटली आपका थॉट प्रोसेस है कि आप लिख सकते हो, फेक तो सकते हो। एग्जीक्यूटिव में आपको फेकने की इतनी अच्छी आदत लग जाती है, सेक्रेटरी लॉ का पेपर हो, जीआईजेल का पेपर हो, फिर आपका सेटिंग अप का पेपर हो, कंपनी लॉ का पेपर हो, केस स्टडी में तो आपको घुमा फिरा के कैसे लिख के आना ये भी पता होता है, बट वो प्रोफेशनल में नहीं चलता ना। प्रोफेशनल लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्टाइज है, आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो इसीलिए हम लोग सारे 9 चैप्टर्स में ज्यादा जोर इस पर देने वाले कि भैया लिखना क्या है, लिखना क्या है, ये बहुत जरूरी है समझना। वी हैव डिस्कस दैट, जैसे मैंने कहा कल के सेशन में मैं जो एक्सेप्शंस है फॉर्स ऑर्बिटल के वो डिटेल में डिस्कस करूंगा, और कल के सेशन में हम एक्सेप्शंस को लिखकर ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मैं चैप्टर का पूरा समरी दूंगा और हम एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ अच्छा सा प्यारा सा गुड नाइट, शब्बा खैर, कुछ कमेंट्स कुछ तो करो, मुझे भी जरा खुश करो। गधो कब से पढ़ा रहा हूं मैं, गला सूख गया इधर, कुछ तो बोलो। ये देखो इधर सामने वाले स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोल रहे। हाँ देखो इधर प्रियंका ने बोल दिया थैंक यू सर, पार्टी चाहिए प्रियंका, थैंक यू से काम नहीं चलता। शब्बा खैर बोल रहा है, प्रकाश दुर्वेश मजा आ गया, टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, शुक्रिया, ओके, उत्कर्ष बाय बाय, सी यू सून।